और आप सब कैसे हैं। हमने लास्ट वीडियो में जो है प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर चुके हैं हम मेटल्स की और नॉन मेटल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी। और हमने सेकंड वीडियो में जो है रिमाइंड भी मैंने आपको कराया था कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल की क्या रहती हैं। और इससे अलावा हमने ये डिस्कस किया था कि जो मेटल होता है वो अगर हम ऑक्सीजन के साथ या वाटर के साथ या अगर हम एसिड के साथ उसकी रिएक्शन करते हैं तो कैसे कैसे क्या क्या प्रोडक्ट बनता है, ये सब हम अब तक कर चुके हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट जो है टॉपिक आज के लिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हाउ डू मेटल रिएक्ट सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट्स, कि जो मेटल है वो दूसरे जो मेटल साल्ट के सॉल्यूशन होंगे उनके साथ कैसे रिएक्ट करेगा। इसके लिए देखिए आपको एक एक्टिविटी है जो दी गई है। इस एक्टिविटी में क्या करना है कि सबसे पहले हमको एक क्लीन वायर लेनी है कॉपर की और एक आयरन नेल लेना है। मैंने क्या बोला कि कॉपर की वायर लेनी है और आयरन का नेल लेना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि जो कॉपर की वायर है उसे हम फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर देंगे। एक टेस्ट ट्यूब लेके हम उसमें फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे और उसमें हमने कॉपर वायर को डिप कर दिया। और उसके बाद जो हमारे पास आयरन नेल है उसे हम क्या है किसमें जो है सस्पेंड करेंगे या डिप करेंगे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। तो अब आप देखिए इसे हमने रखना है 20 मिनट्स के लिए। आफ्टर 20 मिनट्स हमारे पास क्या ऑब्जर्वेशन हमको मिल सकती है ये हमने ऑब्ज़र्व करना है। ये चेक करना है कि कहाँ पर आफ्टर 20 मिनट्स क्या रिएक्शन, कुछ आपको ऑब्जर्वेशन में कुछ पता चलता है या नहीं, कि और अगर कोई रिएक्शन हुई तो वो रिएक्शन कौन सी है, आपको रिएक्शन का नाम भी बताना है। तो अब देखिए कि जब हम कॉपर और फेरस सल्फेट लेते हैं तो हमें आफ्टर 20 मिनट क्या ऑब्जर्वेशन होता है कि कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। जिसमें मैंने क्या बोला, कॉपर वायर को जिसमें हमने फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में जो है सस्पेंड कर दिया था, डिप कर दिया था, तो वहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं हुई और वो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन एज सच रहता है। तो और दूसरा जो था हमारे पास वो क्या था कि हमने आयरन नेल को लेकर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर दिया था। तो वहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि हमें जो कलर है ब्लू कलर जो कॉपर सल्फेट का है वो फेड हो जाता है, मतलब कि कलरलेस हो जाता है। तो वहाँ पर कुछ रिएक्शन आपको ऑब्जर्व होती है। और अगर हम रिएक्शन वाइज देखेंगे वो हम आगे भी बताऊंगी कि जो आयरन है मतलब Fe है और कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4 है। तो वो दोनों जब रिएक्ट किए तो हमारे पास क्या बना, FeSO4 और प्लस हमारे पास कॉपर निकल जाता है। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर, अगर आप देखिए कि यहाँ पर कि कुछ एक एलिमेंट था, मतलब कि अगर आप देखिए कि Fe ने क्या कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और तब ही हमें क्या मिला, FeSO4 और कॉपर अलग मिल गया। तो इसको ज़्यादा समझने के लिए हमें क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज़ है जो पहले समझनी पड़ेगी। रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या रहती है कि एक हमारे पास सीरीज़ है जिसमें हमने एलिमेंट को अरेंज किया है उनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर के हिसाब से। ये मैंने पहले भी वीडियो में जो है आपके साथ डिस्कस किया था एसिड बेस में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं दोबारा से आपको इसकी ट्रिक मैंने बताई थी कि हाउ वी कैन लर्न द रिएक्टिविटी सीरीज़, कैसे हम रिएक्टिविटी सीरीज़ को जो है लर्न कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए क्या रहता है कि सबसे फर्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है पोटाशियम K, फिर उसके बाद होता है सोडियम Na, उसके बाद रहता है हमारे पास कैल्शियम Ca, उसके बाद आता है मैग्नीशियम Mg, फिर आता है एल्युमिनियम Al और उसके बाद रहता है जिंक मतलब Zn, देन आयरन है Fe, उसके बाद हमारे पास आता है लेड Pb और फिर हाइड्रोजन हम लेते हैं कंपैरिजन के लिए H, फिर उसके बाद कॉपर है, मरकरी है Hg, फिर उसके बाद हमारे पास जो है सिल्वर और गोल्ड रहते हैं। देखिए इसकी अगर हमने ट्रिक लर्न करनी है वो क्या रहती है कि जैसे इसका आप फर्स्ट इज जैसे सोडियम, हम पोटाशियम सबसे फर्स्ट है मतलब P है स्टार्टिंग, तो आप उसके आगे क्या लिख सकते हो, प्लीज़। उसके बाद Na मतलब सोडियम, S फर्स्ट अल्फ़ाबेट है तो हम उसे कैसे ले सकते हैं, स्टॉप, प्लीज़ स्टॉप। उसके बाद हमारे पास आता है कैल्शियम, तो कैल्शियम का मतलब C हम ले रहे हैं अल्फ़ाबेट फर्स्ट, तो हम उसे क्या लेंगे, कॉलिंग। तो उसके बाद हमारे पास आता है
यहाँ पर मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम के लिए हम क्या लेंगे, मी। तो यहाँ पे क्या बना, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी। और एल्युमिनियम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट एज सच लेंगे, मतलब ए। और उसके बाद हमारे पास आता है जेडर, मतलब जिंक, इसके लिए जेड है अल्फ़ाबेट, तो हम लेंगे जेब्रा। तो ये अभी तक क्या बना, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा। उसके बाद आयरन है, मतलब Fe, मतलब आई अल्फ़ाबेट है, तो आप इसके लिए आई एज सच लोगे, आई। फिर उसके बाद हमारे पास आता है लेड, तो लेड के लिए हमारे पास एल अल्फ़ाबेट है, तो हम इसके लिए लेंगे लाइक। और उसके बाद आता है H, मतलब हाइड्रोजन, तो उसके लिए आगे लिखेंगे हम हर। और उसके बाद हमारे पास है कॉपर, कॉपर के लिए आगे लिखेंगे हम कोल। एंड देन मरकरी है, मतलब M से है, तो हम इसको लिख सकते हैं मी। और उसके बाद आपके सामने है सिल्वर, तो सिल्वर का S अल्फ़ाबेट के लिए लिखेंगे हम स्मार्ट। और लास्ट वाला हमारे पास आता है गोल्ड, तो इसके आगे हम लिखेंगे जीनियस। अब आप ये देखिए क्या बन गया, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा, आई लाइक हर, कॉल मी स्मार्ट जीनियस। तो ये जो है एक ट्रिक है जिससे आप क्या कर सकते हो, काफ़ी लोग कुछ ना कुछ अलग तरीके से भी बताएंगे, आपको जो इजी लगता है आप उसे लर्न कर सकते हैं। मतलब सिर्फ इतना है कि आपको लर्न होना चाहिए। तो इसमें आपने क्या है, इसे लर्न करना है। अब आप इसमें ये हमारे पास एक रूल रहता है, ये सीरीज़ को मैंने आपको बता दिया कि आप इस ट्रिक से आप इसे लर्न कर सकते हो। अब हमारे पास क्या है कि एक रूल भी ये रहता है कि जो मेटल है, जो भी हमारे पास प्लेस्ड अबव है, ठीक है, आप हाइड्रोजन से अबव वाले देख लीजिए, तो वो क्या करते हैं, मतलब सीरीज़ में एक जो है ऊपर है, कुछ नीचे हैं, तो वो क्या करते हैं, जो अपर सीरीज़ में हैं जैसे कि पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम है, और उसके बाद नीचे वाले में हमारे पास एल्युमिनियम, जिंक है, तो हम ये कहते हैं कि जो अबव सीरीज़ में होंगे वो जो से बिलो सीरीज़ वाले हैं उसको डिस्प्लेस कर देते हैं। या हम ये बोलते हैं कि जो सबसे ऊपर वाले हैं वो मोस्ट रिएक्टिव है, जैसे मैं कहूँगी पोटाशियम जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है, और सबसे नीचे जैसे गोल्ड हो गया वो लेस रिएक्टिव है। मतलब जैसे जैसे आप नीचे आते रहोगे तो लेस रिएक्टिव। तो अबव वाला जो मेटल है प्लेस्ड अबव इन सीरीज, वो डिस्प्लेस कर देता है उनको जो से नीचे है, ठीक है, फ्रॉम देयर साल्ट सॉल्यूशन। अब आप यहाँ पर जो हमने रिएक्शन की थी, तो अब आपको रिएक्शन समझने को आएगी कि मैंने ये कहा था कि कॉपर प्लस फेरस सल्फेट, तो कॉपर और आप आयरन में देखिए, मतलब Fe में जो कॉपर अगर आप सीरीज़ वाइज देखते हैं, क्या वो Fe से अबव सीरीज़ में आता है या बिलो सीरीज़ में आता है, तो आप उसको चेक कर सकते हो कि जो Fe है वो अबव सीरीज़ में है, कॉपर जो है वो बाद में आता है। इसका मतलब कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कॉपर जो है Fe को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो इसलिए रिएक्शन नहीं हुई। अब दूसरी बात क्या होती है, दूसरी बात देखिए, अगर जो आपने समझनी है वो अब आप इजीली मुझे बोल सकते हैं कि जब हमने आयरन नेल को लेकर कॉपर सल्फेट में डिप किया, तो वहाँ पर क्या था, Fe जो था, मतलब आयरन जो था वो कॉपर से अबव है सीरीज़ वाइज रिएक्टिविटी सीरीज़ में। तो अब Fe जो है, मतलब Fe बोल रही हूँ मैं, आयरन, तो वो क्या है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और इसलिए वहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी। तो ये जो था एक तरह की, आप रिएक्शन वाइज क्या बोलोगे कि मैंने बोला कि कलर भी चेंज हो जाता है, रिएक्शन होती है, और ये एक तरह की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेम जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इससे अलावा देखिए, अगर हम कुछ और एग्जाम्पल जो हैं वो देखें, तो आप उसमें ये देख सकते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस कॉपर सल्फेट है, तो आप बच्चों आप मुझे खुद बता सकते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बन सकता है, ठीक है। प्रोडक्ट जो है वो ये देखिए, आप सीरीज वाइज ही देखना है आपने कि Mg जो है वो कॉपर से अबव है, तो Mg इसका मतलब कॉपर को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। वो कॉपर को वहाँ से हटाएगा और खुद उसके साथ में सल्फेट के साथ में बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। जैसे एक जो अगर दो फ्रेंड हैं और तीसरा बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा उस पर पावर है, तो वो क्या कर सकता है, उन दोनों की दोस्ती को अगर वो तुड़वाना चाहता है, मतलब उस दूसरे में पावर है, तो वो क्या करेगा, वीक वाले को हटा देगा और खुद अपने साथ उसको जो दूसरे वाला पर्सन जिसके साथ वो फ्रेंडशिप करना चाहता है उसके साथ इजीली वो कर लेगा। तो यहाँ पर भी सेम कहानी वही है, डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ रिप्लेसमेंट है वाली कहानी है, जो आपको अच्छे से समझ में आएगी भी। तो यहाँ पर वही काम है कि Mg ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और बॉन्ड क्या बन गया, MgSO4, और कॉपर आराम से निकल गया, ठीक है। अब सेम अगर दूसरी रिएक्शन आप देखें, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो यहाँ पर भी जिंक जो है कॉपर से अबव सीरीज में है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, कॉपर को निकाल देगा, SO4 के साथ में खुद बॉन्ड बना लेगा, जिंक सल्फेट बनेगा। ऐसे ही Fe प्लस कॉपर सल्फेट है, ये मैंने पहले ही बता दिया, FeSO4 प्लस कॉपर है। तो ऐसे आपको जो है अगर प्रोडक्ट वाइज पूछा जाए कि रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, तो आपको
आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज लर्न होनी चाहिए। अगर आपको ये लर्न है इजली, आपको इसकी ट्रिक्स से लर्न कीजिए। प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा, आई लाइक हर, कॉल मी स्मार्ट जीनियस। ये सिंपल सा एक इसका ट्रिक है, तो आप इजीली से लर्न करोगे तो आप रिएक्शन जो है प्रोडक्ट लिख सकते हैं कि दिस रिएक्शन इज़ पॉसिबल और नॉट। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, नाम पूछा जाता है तो नाम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, होप आपको इतना समझ में आया होगा। देखिए अब इसके बाद जो है यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है कि हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपको क्या पूछा गया है, नेक्स्ट टॉपिक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि मेटल जो है जब रिएक्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट के साथ तब क्या होता है। हमने कहा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, जो मोर रिएक्टिव होगा वो लेस को रिप्लेस कर देगा। अब ये है कि मेटल जो है वो नॉन मेटल के साथ जब रिएक्ट करता है तब क्या होता है। देखिए इसमें क्या रहता है कि हमने अभी तक अपने लोअर क्लासेस में 9th में भी पढ़ा होगा कि ज़्यादातर हमारे पास नोबल गैस नेम आपने सुना होगा। नोबल गैस क्या होते हैं, अगर आपने पीरियोडिक टेबल ही अगर मैं बोलूँ आपको कि सबसे जो अगर आप लेफ़्ट से राइट की ओर मुड़ते हैं तो हमारे पास कुछ एलिमेंट हैं जो हमने 18 ग्रुप में रखे हुए हैं, जिन्हें हम नोबल गैस एलिमेंट्स बोलते हैं, नोबल गैस ही बोलते हैं हम उनको। जैसे हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टोन है, जिनोन है, ये सब के सब जो होते हैं नोबल गैस वाले होते हैं। तो आपने ये पढ़ा है कि नोबल गैस वाले क्या कहते हैं कि उनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो स्टेबल होता है। मतलब कहने का है कि उनकी आउटर मोस्ट शेल जो होती है वो पूरी होती है, कंप्लीट होती है। तो इससे अलावा जो है ज़्यादातर सभी एलिमेंट क्या है, ये कोशिश करते हैं कि उनकी आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट हो। अब उसका आपको थोड़ा सा और इजी करके मैं बोल देती हूँ। आपने एक नाम सुना होगा ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब जो है वो 8 को डिनोट करता है। इसका मतलब ये है कि हर एक एलिमेंट ये ट्राई करता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो उसके लिए वो क्या करता है, या तो इलेक्ट्रॉन दे देता है या इलेक्ट्रॉन ले लेता है, मतलब लूज़ करेगा या गेन करेगा। अब आपके सामने यहाँ पर एक टेबल है जो आपको देखना है कि देखिए टेबल में देखिए आपको कुछ मैं एलिमेंट्स दिए हुए हैं, मैं आपको साइड बाय साइड समझाऊंगी भी। जैसे फर्स्ट इसमें देखिए इसी कॉन्फ़िगरेशन वाइज आपको दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट है आपको हीलियम दिया हुआ है, मतलब कि कुछ नोबल गैस के एग्जांपल हैं। हीलियम का जो होता है हमारे पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास होते हैं और कितने वो कौन सी शेल में है। शेल भी आपने 9th में पढ़ा होगा, KLMN हम शेल लेते हैं। तो जो कि न्यूक्लियस बीच में रहता है, मैं थोड़ा सा बोल देती हूँ अगर आपको नहीं याद आता कि एटम होता है, एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है। थोड़ा सा अगर याद आया हो आपको। तो अभी इसमें क्या है, यहाँ पर हीलियम जो है, हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 2 होता है। तो अब उसमें जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आप लिखना चाह रहे हो तो वो सबसे फर्स्ट शेल हमारे पास जो नियर टू न्यूक्लियस होती है वो होती है K। उसके बाद आता है L का नंबर, फिर आता है M का नंबर, फिर N का नंबर, ऐसे चलता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन, जैसे कि अगर मैं सपोज ये कहूँ आपको, आपके पास चॉकलेट्स हैं, ठीक है, और आपको क्या करने हैं, आपको कुछ बॉक्स दे दिए गए, 4 बॉक्स दे दिए, और आपको उन बॉक्सेस में वो उनकी क्या है, कुछ कैपेसिटी है कि इतने इतने चॉकलेट वो रख सकते हैं। तो आपको जो चॉकलेट दिए हैं आपने जिस उस कैपेसिटी के हिसाब से, उस बॉक्स की कैपेसिटी के हिसाब से वहाँ पर उतने उतने चॉकलेट डालने हैं। सेम यहाँ पर है कि KLMN की भी एक टेंडेंसी होती है, कैपेसिटी होती है। तो कैपेसिटी उनका क्या है कि K जो होता है उसकी 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, L जो है 8 है, M की 8, ऐसे 18 ऐसे रहता है। अभी आप जैसे हीलियम देखिए, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 2। तो हमने उसकी सबसे फर्स्ट शेल में 2 ही की थी तो हमने 2 वहाँ पर लिखा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो आ गया नियोन। नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10। तो 10 है तो उसका कितना होगा, यहाँ पर हम उसको कैसे डिवाइड करेंगे, मैंने बोला कि हम बॉक्सेस में डाल रहे हैं। जैसे K जो पहला बॉक्स था, ठीक है, चॉकलेट वाला हिसाब नंबर समझ लीजिए कि आपके पास 10 चॉकलेट हैं, आपने उसको 2 बॉक्सेस 3 बॉक्सेस में डिवाइड करना है। लेकिन पहले जो बॉक्सेस की जो जितने उसमें भर सकते हैं उतने उसमें भर दीजिए, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो आपने क्या करना है, K वाले में कि दो चॉकलेट वो ले सकता है, मतलब वो जो शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो 2 चॉकलेट को डिनोट कर रहा है तो वो उतने ले सकता है। तो आप उसमें क्या कर दोगे, 2 इलेक्ट्रॉन डाल दोगे, ठीक है। तो हमने वहाँ कितने लिखे, 2। उसके बाद जब नेक्स्ट वाले में L में आए तो वहाँ पर कितनी की कैपेसिटी है, वहाँ पर 8 की। तो हमने वहाँ पर कितने रख दिए, 8। तो हमने कितने भर दिए उसके अंदर, 8। समझ में आई बात आपको। तो अब इसको हम कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, 2 8, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 8 और 2
8 और 2 10 होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए नेक्स्ट जो आपको दे रखा है कि यहाँ पर ऑर्गन दिया हुआ 18 है, तो यहाँ पर इसका क्या रहेगा 2 8 8। ठीक है, फर्स्ट वाले में 2 फिर 8 और फिर 8, मतलब 8 8 16 प्लस 2 18 हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट वाला आप देख लीजिए, जैसे सोडियम है, सोडियम का 11 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी 2 8 और उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन बचा तो हम वो नेक्स्ट शेल में डालेंगे, क्योंकि जो L है L में 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। प्लीज़ समझ के लेना इसे, कि उनकी कुछ की कैपेसिटी है कि जितने वो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं उतने ही हमने वहाँ पर डिवाइड करने हैं। आपको एक नंबर दिया हुआ है, आपको उसे डिवाइड करना है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन का लिखने का तरीका भी मैंने दोबारा से आपको समझा दिया। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इस टेबल में सबके नंबर दिए हुए हैं, अगर आप लर्न कर सकते हो इट इज़ मच बेटर, लेकिन एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे मैग्नीशियम है उसका 282 हो गया, ठीक है, एल्युमिनियम है 283 हो गया, पोटाशियम आपको दे रखा है तो जैसे 28, उसके बाद लास्ट वाला जब K L और M में भी जो है हमने 8 डाले, फिर अगले वाले में 1 डाल दिया, फिर उसके बाद आप कैल्शियम देख लीजिए 2882 हो गया। ठीक है, ऐसे ही ये वाले मेटल का हो गया। नॉन मेटल का आपको नंबर दे रखा है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन का, फास्फोरस का, सल्फर का और उसके बाद क्लोरीन का, आपको वैसे वैसे नंबर को डिवाइड करके दे रखा है। तो आपको ये टेबल एटलीस्ट थोड़ा लर्न होना चाहिए। तो देखिए ये तो बात हुई हमारे पास की कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक है, होप सो कि आपको थोड़ा समझ में आया होगा, नहीं तो आप इसको दोबारा से जो है रिपीट करके भी देख सकते हैं। देखिए अब हमारे पास जो बात है, हमें जो यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ जो समझनी है वो हमें समझनी है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड के बारे में। देखिए अब इसमें हम आपको एक एग्जांपल दे रखा है सोडियम का और क्लोरीन का। पहले तो सोडियम की अगर आप बात करते हो, देखिए सबसे पहले आप इसकी इलेक्ट्रॉन, ये मेटल ही मैं कहूँ कि मेटल जो होता है वो सोडियम एक मेटल है। ठीक है, और मेटल जो होते हैं वो कैसा होता है, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो होते हैं जिनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गिव अप करने की, मतलब इलेक्ट्रॉन वो दे सकते हैं ईजिली। ठीक है, और सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11, कॉन्फ़िगरेशन कितनी है 281, इतना बात समझ में आई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड क्लोरीन। अब क्लोरीन का कितना है 17 और उसमें वो कैसा है, एक नॉन मेटल है, हम उसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं। तो उनकी अगर उसका एटॉमिक नंबर हम देखते हैं वो कितना है 17, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई 287, मतलब हमने डिवाइड किया उसको 287, पहले 2 डाले फिर 8 डाले, बचे कितने थे 7 इलेक्ट्रॉन, तो हमने 7 नेक्स्ट शेल में, एक ही में नहीं रखने हैं। ठीक है, सबकी मैंने बार बार बोल रही हूँ कि सबकी कैपेसिटी है, पहले में 2 आ सकते हैं फिर 8 आ सकते हैं, ऐसे ऐसे हम लेकर चलते हैं 2 8, ठीक है, और 7 है। देखिए अब उसके बाद हमारे पास, जैसे मैंने पहले भी आपको बोला कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक रूल ले रहे हैं जिसका मैंने नाम बोला था कि ऑक्टेट रूल है। और ऑक्टेट रूल का मतलब ये है कि हर एक जो एलिमेंट है वो ये क्या करता है कि अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की क्या करता है, कोशिश करता है कि उसके लिए उसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है या लेना पड़ता है। तो अब अगर हाइड्रोजन और हीलियम की बात करें तो वो ये रूल फॉलो नहीं करते। ठीक है, आपको ये समझना है, हाइड्रोजन का 1 ही है, ठीक है, हीलियम के 2 होते हैं, तो ये ऑक्टेट रूल 8 वाला फॉलो नहीं होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो अब आप देखिए कि सोडियम जो है जिसका कितने हैं, कितना मैंने बोला एटॉमिक नंबर 11, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो अगर एक इलेक्ट्रॉन गिव अप कर देगा, मतलब दे देगा, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हो जाएंगे 8। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में हो जाएंगे, तो वो क्या हो गया, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब कि उसका ऑक्टेट रूल उसने फॉलो कर लिया, वो स्टेबल हो गया, कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो गई यहाँ पर। तो अगर क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन का कितना बोला मैंने 17, मतलब 287। ठीक है, तो अगर वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो तब वहाँ पर कितने हो जाएंगे, वहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसका मतलब वहाँ पर कितने हो गए 288, तो इसका मतलब वो भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया। इसमें क्या रहता है कि सोडियम क्या कर रहा है, डोनेट करता है। अब आप फॉर्मेशन देखिए सोडियम क्लोराइड की कैसे होती है कि सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, किसको डोनेट कर देता है, क्लोरीन को, जिसको क्या है
वो मतलब उसको नीड है एक इलेक्ट्रॉन की, तो जब वो इलेक्ट्रॉन गिव अप करेगा तो Na और Cl के बीच में क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। और आप ये भी देख लीजिए, आपके सामने दिया हुआ है कि Na ने एक इलेक्ट्रॉन गिव अप किया, जब वो इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उसके ऊपर उतना ही चार्ज आएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन दिया तो एक पॉजिटिव चार्ज, अगर 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो 2 पॉजिटिव चार्ज, मतलब आप उसको कैसे लिख सकते हो, 2 पॉजिटिव, ठीक है। अब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने को, तो उसके ऊपर कितना चार्ज आया, अगर गेन करेंगे तो नेगेटिव और अगर गिव अप करेंगे तो पॉजिटिव, समझिएगा, ठीक है। तो अब इसका मतलब अब ये जो दोनों थे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये दोनों क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है कि, और इसके बीच में क्या है, एक फोर्स डेवलप होती है जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, जो और जिसकी वजह से इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, जो जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, या हम इसे आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं, क्योंकि आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच बाइंड द 2 एटम टुगेदर वी कॉल दिस एज अ बॉन्ड, कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो 2 एटम को जोड़कर रखती है, बाइंड करके रखती है, हम उसे बॉन्ड कहते हैं। तो अब यहाँ पर एक फोर्स थी जो इसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक था, जिसने इन दोनों को जोड़ा, इनके बीच में बॉन्ड बनाया, और वो बॉन्ड जो बना उसे हम इलेक्ट्रोवेलेंट बोलते हैं, और ये आयंस के बीच में बन रहा है, इसलिए नाम इसका आयनिक बन गया, ठीक है। सेकंड एग्जांपल अगर आप देखते हैं, वो आपको मैग्नीशियम और क्लोरीन का मतलब आपको बनाना है, कैसे करना है। देखिए मैग्नीशियम का क्या होता है, 12 एटॉमिक नंबर है, आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, कॉन्फिगरेशन 282। क्लोरीन का सेम 287, तो यहाँ सेम ही होगा कि मेरे पहले ऑक्टेट रूल के हिसाब से हर एटम क्या है, फॉलो करेगा ऑक्टेट रूल को। तो मैग्नीशियम क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन गिव अप कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन, K और L में कितने आ जाएंगे, K में 2, L में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसे ही क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, उसकी K L M में कितने रहेंगे, 2 8 8। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, और क्लोरीन को क्या है, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1, लेकिन जब वो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है मैग्नीशियम, तो इसका मतलब वो 2 क्लोरीन के साथ कंबाइन करना है, समझना है ये आपने, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो बनेगा, मतलब क्या बना, Mg जो है एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को दे रहा है, तो 1 Mg जो है वो 2 क्लोरीन के साथ कंबाइन कर रहा है, तो हमारे पास क्या बन जाता है, MgCl2 बन जाता है, ठीक है। और आपने ये समझना है Mg और जो ये Cl है, इनके बीच में वापस से कौन सी फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, और जो बॉन्ड बनता है वो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, या जिसे हम आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। सेम ही अगर हम जो है एग्जाम्पल वाइज अगर हम लें, और एक चीज़ जो है, जैसे मैंने बोला कि एग्जाम्पल आप और भी ले सकते हैं, जैसे अगर हम कैल्शियम सल्फाइड का लें, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 और सल्फ़र जो होता है उसका होता है 16, ठीक है। तो अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन वाइज जो है हमारे पास कैल्शियम का क्या रहेगा, 2 8 8 2, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2, ठीक है। अब यहाँ पर सल्फ़र का आप लोगे तो कितना है, 16, आपने डिवाइड करना है, प्लीज़ याद रखिए डिवाइड करना है। 2 पहले आएगा, पहले में 2 ही आने हैं, दूसरे में 8 ही आने हैं, उसके बाद वाले को लेना है आपने। अब तीसरे वाले में बचे कितने थे हमारे पास, 16 है, 6 बचे, तो हमने थर्ड वाले में 6 इलेक्ट्रॉन लिख दिए, तो कितना बन गया, 2 8 6। अब आप ये देखिए यहाँ पर कि जो कैल्शियम है वो 2 इलेक्ट्रॉन अब गिव अप कर देगा, तो इसका मतलब उसका ऑक्टेट रूल फॉलो हो जाएगा, आउटर मोस्ट शेल में कितने आ जाएंगे, 8। और सल्फ़र जो है 2 इलेक्ट्रॉन अगर वो गेन कर लेगा तो वो 8 इलेक्ट्रॉन मतलब 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ऑक्टेट रूल वहाँ पर पूरा हो जाएगा। तो इसका मतलब कैल्शियम जो है, वापस से समझिएगा, कैल्शियम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो गिव अप कर रहा है, ठीक है, और सल्फ़र जो है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन कर रहा है। तो आपके सामने यहाँ पर जो है डायग्राम वाइज भी दिखाया गया है कि कैल्शियम के जो 2 इलेक्ट्रॉन है, सल्फ़र जो है वो गेन कर लेता है, और हमारे पास क्या बन जाता है, कैल्शियम सल्फाइड बन जाता है। वापिस से बॉन्ड कौन सा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, बॉन्ड इलेक्ट्रोवेलेंट होगा, ठीक है। तो आपने ये बात जो है समझनी है कि दूसरी चीज़ जो है, नेक्स्ट जो है, अभी तक ये एग्जांपल किए, एक एग्जांपल और भी आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड का दिया हुआ है, ठीक है, तो वो भी इजी है, तो आप उसको भी ईजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए जो है हमारे पास वो है प्रॉपर्टीज़, लास्ट टॉपिक है आज के लिए। देखिए इसके लिए हमारे पास फर्स्ट जो आपने चीज़ समझनी है वो ये है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में कि ये कैसे होते हैं। ऑलवेज अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर
आयनिक कंपाउंड्स की। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोवेलेंट्स कंपाउंड्स हैं, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, आयन से बने होते हैं, इनके बीच में मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है। ये दे कंसिस्ट ऑफ आयन्स ओनली, ठीक है, नॉट मॉलिक्यूल। तो अब दूसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए वो है सोल्यूबिलिटी। फर्स्ट मैंने सिंपल बोला, सेकंड जो मेन चीज़ मैं बोल रही हूँ सोल्यूबिलिटी क्या होती है, मतलब सोल्यूबल किस में है। तो ये जो होते हैं वाटर सोल्यूबल हैं, ठीक है। अब वाटर सोल्यूबल क्यों होते हैं और वाटर का क्या रोल रहता है, कैसे सोल्यूबल होते हैं। वाटर जो होता है, जैसे ये हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, जैसे साल्ट है, NaCl ही आप ले लीजिए, तो वाटर में जैसे ही आपने डाला तो Na और Cl के बीच का जो बॉन्ड था, जो मैंने आयनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट बोला, तो वाटर का काम ये क्या करता है कि उसके बॉन्ड को वो क्या कर देता है, वीक कर देता है। तो Na अलग हो गया और Cl अलग हो गया, मतलब उस बॉन्ड को, उस अट्रैक्शन को वो वीक कर देगा, और जिसकी वजह से जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, मतलब जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ थी वो कम हो गई, बॉन्ड ईजिली टूट जाएगा, हमको Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अलग अलग मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, मतलब कि वाटर क्या है, उसकी फोर्स क्या कर रहा है, वीकन कर देता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आयंस के बीच में, और जिसकी वजह से सोल्यूबल वो हो जाते हैं। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जैसे बेंजीन है, ठीक है, इसमें जो है अल्कोहल है, इनमें सोल्यूबल नहीं होते हैं, ठीक है। अब इससे अलावा देखिए मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो ज़्यादातर वो हाई होता है। क्यों हाई है, क्योंकि वापिस से वही रीज़न आएगा, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है, मतलब वो टेम्परेचर जिस पे कोई चीज़ जो है सॉलिड से लिक्विड में बदल जाए। तो वो कब बदलेगी, जैसे जैसे आप उसको टेम्परेचर दे जा रहे हो, तो हीट आप अगर उसको कर रहे हो तो वो टाइम ज़्यादा लेता है किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट करने में। तो इसका मतलब क्योंकि वहाँ पर वो बॉन्ड ईजिली नहीं ब्रेक हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, टाइम इसलिए ज़्यादा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट मतलब उसको वाटर में बदलना या वेपर में बदलना, अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट बोलूँ तो वो ज़्यादा है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इससे अलावा देखिए फिजिकल स्टेट की अगर हम बात करें, फिजिकल स्टेट कैसा होता है, जब मैंने कहा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आयंस के तरह ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो कैसा होगा, वो सॉलिड होगा, लिक्विड नहीं होगा। रीज़न वापस ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द आयंस आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, इतने ज़्यादा पास होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से ये कैसे होते हैं, फिजिकल स्टेट सॉलिड होता है, ठीक है। अगर हम कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो आप ये समझिए कि जब भी करंट पास होता है उसके लिए दो चीज़ें मेन मतलब रिस्पॉन्सिबल होती है, एक होता है इलेक्ट्रॉन और दूसरी होता है आयंस, मतलब या तो इलेक्ट्रॉन मूव करें या आयंस मूव करें। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आयंस की। तो यहाँ पर देखिए सॉलिड स्टेट में तो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट वो नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहे हैं, वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या है, आपस में क्लोजली वो इंटेक्ट ऐसे जुड़े हुए हैं, बाइंड अप हैं, कि हम वहाँ पर ये नहीं बोल सकते कि आयंस की मूवमेंट हो जाए। तो वहाँ पर जो है कंडक्टिविटी, करंट पास वो नहीं करेंगे। लेकिन अगर क्या है, वो उन्हें वाटर में ले ले, मतलब अगर मैंने NaCl को वाटर में डिज़ोल्व कर दिया, तब क्या कर सकते हैं, वो कैसा हो गया, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। जब भी आप किसी चीज़ को वाटर में डाल देते हो तो वो एक्वस बन जाता है, तो तब वो करंट जो है वहाँ तब क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से हम पास कर सकते हैं। और थर्ड चीज़, अगर मोल्टन स्टेट में मतलब वो कम्प्लीटली सॉलिड और वो लिक्विड नहीं है, बीच का स्टेट रहता है, तो मोल्टन स्टेट भी वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। तो ये आज के लिए है इतना। अगर जहाँ पर भी कहीं डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आ जाकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।